Apex Institute of Commerce. I am Nina. I am going to start next topic, chapter 5, banking, class plus 2, and topic is how credit control is made by RBI. Means कैसे जो है RBI जो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, यानी कि मनी ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करता है. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट different types of rates and ratios. Today, how will RBI use these tools to control the credit will be discussed. So let's start with the topic. First is bank rate. As you know, bank rate is the rate at which RBI give loans to commercial bank. तो RBI जिस रेट पे लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंकों को, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट. अब सपोज बैंक रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. बैंक रेट इंक्रीज होने पे, क्योंकि कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन देते हैं, तो कमर्शियल बैंक जो है क्या करेंगे, अगर वो 6% पे लोन लेते हैं, 6% की रेट पे बैंक से लोन लेते हैं, तो वो आगे पब्लिक को किस परसेंट पे लोन देंगे, 9 या 10% पे. क्योंकि हमें पता है कि कमर्शियल बैंक का मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग. तो आरबीआई ने लोन दिया कमर्शियल बैंक को 6% की रेट पे. ठीक उसी तरह से कमर्शियल आगे बैंक देंगे जनरल पब्लिक को. सपोज करो कभी किसी सिचुएशन में अगर बैंक रेट इंक्रीज हो जाती है, तो कमर्शियल बैंक जिस लोन पे इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को देंगे, वो रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, बैंक रेट में चेंज हुआ, बैंक रेट इंक्रीज हुई, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो गई, इंक्रीज होगी. राइज इन बैंक रेट एंड राइज इन मार्केट रेट. इसका मतलब ये हुआ कि जनरल पब्लिक को जो पैसा पहले सस्ता उधार लेना पड़ रहा था, यानी कि मनी बोरो करनी क्या हो रही थी, सस्ती पड़ रही थी, वो अब उनके लिए क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी. तो आप इसको बोलोगे राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक इस तरह से जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, लोग पैसों की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे. तो हम कहेंगे लेस डिमांड बाय मनी सप्लाई. अगर लोग डिमांड ही कम करेंगे सप्लाई ऑफ मनी की, तो जो कमर्शियल बैंक है वो इशू भी कम करेंगे. मींस सप्लाई जो है एक्चुअल लाइफ में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. उससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा. तो इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई क्या हो गई, कम होगी. और इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, परचेज ऑफ मनी के अंदर, मतलब जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है तभी इन्फ्लेशन होती है. इसमें परचेजिंग पावर क्या थी, परचेजिंग पावर ज्यादा थी, अब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. यानी कि लोगों के हाथ में मनी कम होगी, तो वो उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल हो जाएगा. कहने का मतलब ये हुआ कि जब कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है, उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट के कहने पर क्या करता है, मतलब गवर्नमेंट की सजेशन से, जो भी वो एडवाइस करता है उसकी सजेशन से क्या करता है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देता है. बैंक रेट इंक्रीज होते ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाता है, जनरल पब्लिक पैसों की डिमांड कम करती है. ठीक उसी तरह से फॉलोइंग सप्लाई हो जाती है हमारे पास, और मतलब इकोनॉमी के अंदर, और इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा क्या आता है, कम आता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है रेपो रेट. रेपो रेट मीन्स राइज. अगर रेपो रेट भी क्या होती है, रेपो रेट भी वही है जो आरबीआई बैंक जो है जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, तो वो होती है रेपो रेट. तो रेपो रेट भी, और वो किसके अगेंस्ट होता है, सिक्योरिटीज के अगेंस्ट. उस रेपो रेट को भी अगर इंक्रीज कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक जो है बैंकों से, आरबीआई से कम पैसों की डिमांड करेंगे, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, फॉल होगी. अब यहाँ पे जो रेपो रेट की बात आई, यहाँ फॉलिंग सप्लाई किसके पास कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक के पास. क्योंकि कमर्शियल बैंकों को रेपो रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा, वो लोन महंगा पड़ेगा, तो उसको क्या करेंगे, इसलिए जो है जब बैंकों के पास ही पैसा कम होगा, कमर्शियल बैंकों के पास ही सप्लाई कम होगी मनी की, तो वो आगे पब्लिक को भी सप्लाई क्या करेंगे, कम करेंगे. और इन्फ्लेशन मींस जो परचेजिंग पावर ज्यादा थी, वो क्या हो जाएगी, परचेजिंग पावर कंट्रोल हो जाएगी, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगी. सपोज करो कि रेट पहले क्या थी, एक एग्जांपल से समझते हैं कि 1000 का लोन पहले 8% रेट पे मिलता था. इट मीन्स वो 800 रुपीज उसकी कॉस्ट आती थी. अगर वही लोन 1000 का रेट अब किस रेट पे मिलना शुरू हो जाए,
12% पे मिलना शुरू हो जाए, तो अब वही लोन उनको उसके लिए कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1200। तो अब लोग जो है इस लोन की डिमांड क्या करेंगे, इस मनी सप्लाई की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। रिजर्व रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट क्या होती है, उस रेट को बोलते हैं जिस रेट से, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसको मिलता है, कमर्शियल बैंकों को मिलता है आरबीआई से अपने सरप्लस फंड्स जमा कराने पर। आरबीआई के पास डिपॉजिट, देखो एरो इस साइड लगी है, आरबीआई के पास डिपॉजिट होते हैं और कौन कराता है, वो कमर्शियल बैंक कराते हैं। अगर आरबीआई जो है रिजर्व रेपो रेट कम कर दे, क्या कर दे, अगर इंक्रीज करेगा तो सारे पैसे क्या होंगे, वो ज्यादा जमा कराएंगे। अगर डिक्रीज करेगा, कम करेगा, डिक्रीज करेगा आरआर में, तो पैसे कितने जमा होंगे, जो कमर्शियल बैंक हैं वो बैंकों के पास पैसे कम जमा कराएंगे। अब आरआर ज्यादा है तो डिपॉजिट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब डिपॉजिट ज्यादा होने का मतलब क्या है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि आरआर की रेट पहले कितनी थी, 8% थी, ठीक है, 12%, और अब कितनी हो गई, 7% आ गई। पहले जो कमर्शियल बैंक थे वो आरबीआई के पास कितने पैसे जमा करा रहे थे, 1 लाख करा रहे थे। जस्ट एग्जांपल है इंडिविजुअल फिगर से। तो अब जो है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी तो क्या होगा, आरबीआई जो है, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक कम फंड जमा कराएंगे, यानी कि वो कितने कराएंगे, 60,000 कराएंगे, ठीक है। तो अब देखो, और उनके पास टोटल फंड कितने थे, टोटल फंड कितने हैं आरबीआई के, कमर्शियल बैंक के पास टोटल फंड है उनके पास 8 लाख, ठीक है। तो अब जो है उनके पास मनी सप्लाई कितनी बची, 7 लाख, कितनी बची। अब यही रेट अगर 7% हो जाती है, वो डिपॉजिट कितना करा रहे हैं, 60,000, और टोटल फंड उसके पास कितने हैं, 10 लाख है। 10 लाख में से 8 लाख, मतलब टोटल उनके पास 8 लाख है, 8 में से 1 उन्होंने जमा करा दिए, कितने बच गए, 7 बच गए। अब उनके पास टोटल 8 थे, 8 में से 60 बच गए, मतलब 60 माइनस करने के बाद कितने बच जाएंगे, वो उनके पास बच जाएंगे 7,40,000। तो यानी पहले फंड उनके पास, किसके पास, कमर्शियल अगर बैंकों के पास, अपने पास मनी सप्लाई कितनी बची थी, 7 लाख बची थी। यहां कितनी बची, 7,40,000। अब वो इस 7,40,000 को क्या करेंगे, लोगों को आगे लोन देंगे। अब देखो, जब रेपो रेट राइज हुई तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसा कम बचा, उन्होंने सप्लाई भी क्या करी, कम करी। लेकिन वही रेट जब कम हुई तो लोगों के पास सप्लाई कितनी गई, 7,40,000 गई, ठीक है। तो क्या होगा, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कहने का मतलब ये जो तीनों रेट्स हैं, ये तीनों रेट कैसे हेल्पफुल होती हैं, इन्फ्लेशन के टाइम में इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, और डिफ्लेशन के टाइम में इन्हीं तीनों रेट्स को क्या कर दिया जाता है, डाउन कर दिया जाता है, ताकि जनरल पब्लिक के पास मनी सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो आपने इसका वाइस वर्सा भी लिखना है, राइजिंग बैंक रेट, राइजिंग दैट, और इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, फॉल इन बैंक रेट, फॉल इन मार्केट रेट, फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिफ्लेशन कॉम्बैटेड। तो इन तीनों पॉइंट में आप साथ साथ दोनों पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मींस कि जो रिजर्व आरबीआई के पास जमा कराए जाते हैं, कौन जमा कराता है, कमर्शियल बैंक। सपोज करो CRR रेशो पहले 5% थी, तो 5% थी और बाद में क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है, तो कैश रिजर्व जो है आरबीआई के पास इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन कमर्शियल बैंकों के पास मनी सप्लाई करने के लिए, यानी कि जो लोन देने के लिए पैसा अवेलेबल है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मनी क्रिएशन में हमने किया था कि 20,000 है, 20,000 में से 20% वो अपने पास रख लेते हैं, 20% 4,000, तो 16,000 वो जमा कराते हैं। अगर वही रेट 20% की बजाय 30% हो जाती है, मींस उनको आरबीआई के पास कितना जमा कराना पड़ेगा, 6,000, और उनके पास खुद के पास कितना बचेगा, 14,000। पहले वो लोन के रूप में 16,000 दे रहे थे, अब वो कितना देंगे, सिर्फ और सिर्फ 14,000 देंगे। और ये सिचुएशन, मतलब इस टूल को वो कब फॉलो करेंगे, जब उन्हें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही CRR क्या होंगे, इंक्रीज होंगे,
पहले कितने थे, 20% थे, अब गवर्नमेंट ने कर दिया, आरबीआई ने 30% कर दिया। तो फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी कैसे होगी, पहले 20% 4,000 रखने के बाद उन्होंने लोन कितना दिया, 16,000, अब कितना देंगे वो, ओनली 14,000। तो हुई ना ये फॉल इन मनी सप्लाई, ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से आता है एसएलआर। एसएल मींस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये रिजर्व किसके पास होते हैं, बैंकों के पास, कमर्शियल बैंकों के पास खुद ही रखने होते हैं, ताकि 10% से लोग ज्यादा, जो वो एजम्पशन मान के चलते हैं कि अगर उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं मनी मांगने के लिए, तो उसके पास जो सिक्योरिटीज, कैश या गोल्ड रखा हुआ है उसको सेल करके उनको वो पेमेंट कर दे। अगर मान लो आरबीआई इस रेट को भी इंक्रीज कर देता है, सपोज करो ये रेट है हमारे पास 30% है, इसको इंक्रीज कर देता है 40%, तो अब 40% उसको अपने पास रखने पड़ेंगे और 30% पहले रख रहा था, तो जो 10% इंक्रीज हुआ वो 10% क्या कम हो जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी किसके पास कम होगी, कमर्शियल बैंक के पास कम होगी। जब कमर्शियल बैंक के पास कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सप्लाई क्या कर पाएंगे, जनरल पब्लिक को कम कर पाएंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक इसी तरह से वाइस वर्सा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन रिजर्व्स का परसेंटेज क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। दिस इज द पॉइंट एसएलआर। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तरफ से वो परमानेंटली क्या कर देता है, कमर्शियल बैंकों से क्या कर लेता है, ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होगी तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है अपनी सिक्योरिटीज को बेच देगा। अब वो सिक्योरिटीज को जब बेचेगा, उसने सिक्योरिटीज को क्या किया, बेच दिया, अब पैसा किसके पास आ जाएगा, मनी आ जाएगी आरबीआई के पास। आरबीआई के पास मनी, क्योंकि कौन खरीदेगा, कमर्शियल बैंक खरीदेंगे, तो क्या मनी रह जाएगी, यानी कि कैश रिजर्व कम रह जाएंगे किसके पास, विद बैंक। यहाँ पे कैश रिजर्व का मतलब एक्सेस कैश रिजर्व है, ठीक है, जो सीआरआर आरबीआई के पास जमा होता है उसकी बात नहीं कहनी, ठीक है। तो सेल ऑफ सिक्योरिटीज करने से कैश रिजर्व कम रह जाएंगे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर डिफ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो आरबीआई क्या करेगा, सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। सिक्योरिटीज को परचेज करने का मतलब क्या है, वो आगे किसको दे रहा है, परचेज कर रहा है, तो पैसा उसके पास क्या होगा, उसको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कमर्शियल बैंकों के। तो आपका क्या हो जाएगा, मोर कैश रिजर्व हो जाएंगे किसके पास, कमर्शियल बैंकों के पास, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो दीज आर द मेथड्स। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि क्रेडिट कंट्रोल जो यूज की जाती है उसके लिए जो मेथड यूज होते हैं, दो तरह के मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन क्वांटिटेटिव मेथड, सेकंड है आपका क्वालिटेटिव। अब देखो यहाँ वर्ड आया क्वांटिटेटिव, ये किससे जुड़ा मिला है, क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं, मींस हमने यहाँ पे कंट्रोल किसको किया, सप्लाई ऑफ मनी की क्वांटिटी को कंट्रोल किया, कि हमने सप्लाई ऑफ मनी करके मनी की वैल्यू को, मतलब मनी सप्लाई कम कर दी या ज्यादा कर दी। अब सेकंड मेथड आता है क्वालिटेटिव मेथड। इसके अंदर आरबीआई क्या करता है, क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं करता बल्कि वो क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता है। यहाँ वर्ड आया क्वालिटेटिव, और क्वालिटी कैसे बनती है, और इसी मेथड को, क्वालिटेटिव कंट्रोल को सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है। अब सिलेक्टिव क्रेडिट क्यों बोलते हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो फोकस किया जाता है एक लिमिटेड सेक्टर के ऊपर, जहां गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर में लोन देना चाहिए, वहां पे तो लोन के लिए क्या पॉलिसी यूज करती है, लिबरल पॉलिसी यूज करती है। और जहां उसको लगता है कि उस एरिया में हमें लोन नहीं देना चाहिए, मतलब वहां कंट्रोल करना है, तो उस एरिया में क्या करती है, लोन की फैसिलिटीज कम कर देती है। मींस वहां पे एक लिबरल की बजाय रिजिड पॉलिसी को फॉलो करती है। तो फोकस ऑन सेक्टर्स, सम सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज सिलेक्टिव क्रेडिट
क्रेडिट कंट्रोल या व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, तो आपने इसको ही लिखना है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, अब क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या होगा, वे चेंज कर दिया जाएगा, इसको लोन दे देंगे और किसी दूसरे पर्सन को लोन नहीं देंगे अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं साइड में हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक योर स्क्रीनशॉट। फर्स्ट मेथड आता है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में आपको एक छोटे से एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज करो आपको पता है कि जब हम लोन लेते हैं तो लोन लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स क्या रखनी पड़ती है, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखनी पड़ती है, मींस गिरवी रखनी पड़ती है। तो गिरवी रखने के लिए सपोज करो आपको 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, लोन चाहिए 1 लाख का। इसके लिए आपको 1 लाख का लोन लेने के लिए ऐसा नहीं है कि 1 लाख की ही सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, सिक्योरिटी का अमाउंट क्या रखना पड़ता है, ज्यादा रखना पड़ता है। और इसके लिए आप सिक्योरिटी का अमाउंट कितना रखते हो, सपोज करो कि गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि जितने का लोन है उसका 120%, मतलब 20% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए। तो 20% एक्स्ट्रा करते हैं तो आता है आपका 20% 20,000, तो ये कितना हो गया 1,20,000। तो जो आप एक्चुअल ले रहे हो और जो आप सिक्योरिटीज रख रहे हो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना रखा होता, 20%। अब ये क्या है, क्वांटिटी को कंट्रोल नहीं कर रहा, सिर्फ ये एक वे है गवर्नमेंट का, आरबीआई का कंट्रोल करने का। जब गवर्नमेंट को ये लगता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट बढ़ा देती है। तो ये जो वर्क कर रहा है ये मेंटली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लोगों को ये था, हालांकि ये पैसा उनको वापस मिल जाएगा कि जो सिक्योरिटी उन्होंने गिरवी रखी थी वापस मिल जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है, साइकोलॉजिकल इसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, और किस सिचुएशन में, और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, मनी सप्लाई कंट्रोल लेस हो जाएगी, किसमें, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल। एंड वाइस वर्सा, डिफ्लेशन की सिचुएशन में गवर्नमेंट ये कर सकती है, बैंक ये कर सकते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, मींस जो लोन आप 1 लाख के ऊपर 20% आप मार्जिन रिक्वायरमेंट रख रहे थे, वहां क्या रख देंगे, 10% कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है आपके पास मोरल सुएशन। मोरल सुएशन में क्या होता है, इसमें 2 वर्ड आते हैं। मोरल सुएशन मींस इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को, इसमें आरबीआई कमर्शियल बैंकों को परसुएट करता है, मतलब कन्विंस करता है, मनाता है, मतलब अच्छे उनको गाइड करता है, एडवाइस करता है। परसुएट, एक वर्ड आता है परसुएट, एक आता है वर्ड प्रेशर। परसुएट में क्या करता है, उनको एडवाइस दे देता है, ठीक है, एडवाइस दे देता है कि आपने क्या करना है, लोन जो है, लोन को कंट्रोल करना है, लोन ज्यादा नहीं देना। पहले वो उनको, जैसे हम भी देखो, हम टीचर्स हैं, हम टीचर क्या करते हैं, पहले बच्चे को हम प्यार से पढ़ाते हैं, 1 बार 2 बार। आजकल तो टाइम नहीं है बच्चों को डांट लगाने का, राइट, कि डांट लगाएंगे तो वो पढ़ते ही नहीं है। तो पहले क्या किया जाता था, बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, जब 2 से 3 बार प्यार से नहीं समझाया जाता, फिर हम उसके ऊपर क्या डालते हैं, प्रेशर डालते हैं। ठीक उसी तरह से बैंक भी क्या करते हैं, परसुएट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि आपने लोन जो है कम % देना है, ठीक है। अगर वो नहीं मानते हैं, फिर वो टेक्निक फॉलो करते हैं, किसकी, प्रेशर की। जब उनको लगता है कि क्रेडिट कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो प्रेशर डाल के उनसे वो काम करवाते हैं। कौन सा काम, मोरल सुएशन, यानी कि नैतिक प्रभाव बोलते हैं इसको हिंदी में। मीन्स हम उनका मनोबल बढ़ाते हैं कि आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट आता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होता है, एक कोटा फिक्स होता है,
कोटा फिक्स होता है कि बिजनेस पर्पस के लिए इतना देना है, प्रोडक्शन पर्पस के लिए मतलब इतना देना है, और आपका जो ये आप करते हो सट्टा वगैरह लगाते हैं, जो लॉटरी वगैरह में पैसा लगाना, इसके लिए आपने इतना पैसा देना। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर उस परसेंटेज ऑफ कोटा को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। राशनिंग ऑफ कोटा, जब गवर्नमेंट को लगता है कि पर्टिकुलर सेक्टर में हमें प्रोडक्शन को इंप्रूव करना है, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है, उस पर्टिकुलर एरिया में जो लोन की इंटरेस्ट रेट होता है उसको क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं, और कोटा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, जिस एरिया में प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी सेक्टर में कोटा क्या कर देते हैं, कोटा इंक्रीज कर देते हैं, और जिस सेक्टर को अवॉइड करना है उसके अंदर कोटा क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि रूटीन की चीजें जो अपनी नेसेसरी कमोडिटीज है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसकी शॉर्टेज चल रही है, तो उनके लिए जो लोन दिया जाता है वो इजी कंडीशंस पर और कोटा को इंक्रीज कर दिया जाता है कि 30% कोटा इस प्रोडक्शन सेक्टर वाले को मिला, क्योंकि आपको पता है अगर 10 लाख का लोन कमर्शियल बैंकों ने देना है किसको, पब्लिक को, तो वो कोटा इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कि पहले वो 50-50 दे रहे थे, तो उसमें इस इंक्रीज कर देंगे कि 60% नेसेसरी थिंग के लिए दे देंगे और बाकी चीजों के लिए कम दे देंगे। तो एक इसमें अब ये सारे आपके टॉपिक्स हो चुके हैं, ये आपके मेथड्स है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, या आप कह सकते हो मनी सप्लाई कंट्रोल। तो गाइज ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लें। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार ये चैनल देखा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले वाली वीडियोस को भी देखें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।